1, 2, 3, 4। हेलो गाइस, कैसे हो? पूरी जोर शोर से एलएलबी की तैयारी चल रही है। तो आज का टॉपिक है हमारा विधि शास्त्र। विधि शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एलएलबी फर्स्ट सेम में आते हैं, थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं, तो गाइस तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक लेकर। आज आपको हम विधि शास्त्र के परीक्षा की तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनवाने की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से, जो परीक्षाओं की तैयारी में भी मददगार होंगे। कोई भी वीडियो मिस न हो, उसके लिए यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट मिलता रहे, कोई भी मिस ना हो। चलो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो गाइस, मैं सत्येंद्र कुमार एलएलबी, सब रेडी हो गए नोट्स के लिए? हो गए ना? नोटबुक पेन ले लिया सबने? तो ठीक है, गर्मजोशी के साथ समझना है, माइंड पर कोई ट्रेस नहीं रखना है। परीक्षा में सफल होने के लिए माइंड को स्वतंत्र कर दें, कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती ना करें माइंड के साथ। यह भी मत सोचना कि परीक्षा की तैयारी ठीक से हो पाएगी या नहीं। हाँ, मेरा आपसे वादा है, क्या मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने बिना ट्रेस लिए टॉपिक को समझ लिया तो कोई भी आपको अच्छे अंक लाने से नहीं रोक सकता। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज आपको एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण कुछ खास लॉन्ग क्वेश्चंस बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट कराएंगे और समझाएंगे। तो गाइस, अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए और मैं धीरे धीरे बोलूँगा जिससे आप नोट कर लें। आज सारे लॉन्ग क्वेश्चन नोट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बारी बारी एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो तैयार हो जाइए गाइस, नोटबुक लेकर लॉन्ग क्वेश्चन नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, विधि शास्त्र क्या है? नोट कीजिए, विधि शास्त्र क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। नोट कर लिया? अब देखिए, इन क्वेश्चनों को, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। कैसे? इसे कई तरह से पूछा जा सकता है। नोट करें कैसे। अथवा विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है। नोट करें, विधि शास्त्र नागरिक विधि का प्रथम सिद्धांत है। इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा तीसरे तरीके से, एक तरीके से और आ सकता है, अथवा विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विधि शास्त्र की प्रकृति एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? विधि शास्त्र की प्रकृति एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, अथवा इस कथन की समीक्षा कीजिए। नोट करें, इस कथन की समीक्षा कीजिए कि विधि शास्त्र विधि नहीं अपितु विधि का ज्ञान है। अब ये दूसरे तरीके से और भी पूछा जा सकता है, अथवा विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र को निर्धारित कीजिए। विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र को निर्धारित कीजिए। अब ये और तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा लिखिए, विधि शास्त्र निश्चित विधि का औपचारिक विज्ञान है।
विधि शास्त्र निश्चित विधि का औपचारिक विज्ञान है। हल एंड विवेचना कीजिए। अथवा दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, सामंड तथा हॉलैंड के संदर्भ में, सामंड तथा हॉलैंड के संदर्भ में विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए कि यह परिभाषाएं वर्तमान समय में कहाँ तक ठीक हैं। आपके विचार से विधि शास्त्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होगी। अथवा अब इस तरीके से पूछा जा सकता है, विधि शास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपके विचार में विधि शास्त्र की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या होगी। अब एक अलग तरीके से और पूछा जा सकता है, अथवा ये पहला क्वेश्चन चल रहा है। मेरा कई तरीके से बताने का मतलब यह है कि आप कन्फ्यूज़न ना हो, विद्यार्थी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये तो बताया नहीं था, तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अथवा विधि शास्त्र को परिभाषित करें, विभिन्न विचार शाखाओं द्वारा प्रतिपादित विधि शास्त्र के प्रसार क्षेत्र की जगह विस्तार भी आ सकता है। ब्रैकेट में विस्तार कर लीजिए, प्रसार क्षेत्र ब्रैकेट विस्तार का संक्षेप में वर्णन करें। समकालीन भारतीय समाज की, इसी में है, समकालीन भारतीय समाज की आवश्यकता के लिए इनमें से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है। ये इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन नोट करना है कि दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, विधि शास्त्र कानून का नेत्र है। नेत्र यानी कि आंखें। विधि शास्त्र कानून का नेत्र है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा विधि शास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति पर प्रकाश डालिए। विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र के महत्व का वर्णन कीजिए। अथवा विधि शास्त्र को वर्गीकृत कीजिए तथा प्रत्येक प्रकार के विधि शास्त्र को स्पष्ट कीजिए। अथवा विधि शास्त्र के कौन कौन से भेद हैं, सामान्य एवं विशिष्ट विधि शास्त्र को समझाइए। अथवा विधि शास्त्र का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक प्रकार के विधि शास्त्र को स्पष्ट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट करना है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, विधि से आप क्या समझते हैं। विधि से आप क्या समझते हैं। दो अर्थों में विधि का
प्रयोग बताइए। अथवा किसी भी कार्य के नियम को विधि कहा जा सकता है। इस अर्थ में विधि के कई भेद होते हैं। इस अर्थ में विधि के कई भेद होते हैं। सामान्य विवेचना कीजिए। अथवा इसको तीसरे क्वेश्चन को एक अन्य तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा विधि दशाओं की वह पूर्णता है। विधि दशाओं यानी कि परिस्थितियों की वह पूर्णता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के साथ स्वतंत्रता के किसी सामान्य नियम के अनुसार सामंजस्य होता है। कांट के इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा हॉलैंड एवं ऑस्टिन के अनुसार विधि के वर्गीकरण को केवल रूपरेखा द्वारा समझाइए। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा नोट कीजिए, सामान्य विधि एवं विशेष विधि से आप क्या समझते हैं? सामान्य विधि एवं विशेष विधि से आप क्या समझते हैं? विशेष विधि के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? विशेष विधि के कौन कौन से भाग हैं, समझाइए। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। विधि की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए विधि के लाभ और हानियां समझाइए। अथवा दूसरे तरीके से विधि की अच्छाइयों और बुराइयों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, विधायन से आप क्या समझते हैं? उत्तम विधायन अर्थात सुप्रीम लेजिस्लेशन एवं अधीनस्थ विधायन सुपोर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या भेद हैं? अधीनस्थ विधायन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? दूसरे तरीके से अथवा विधायन को समझाइए। विधायन के लाभ तथा हानियों की विवेचना कीजिए। विधायन के लाभ तथा हानियों की विवेचना कीजिए एवं उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ विधायन या अधीनस्थ न्यायालय भी लिख सकते हैं में अंतर स्पष्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विधि की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिखिए कि विधायन विधि का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, अथवा न्यायालय के प्राथमिक एवं गौण कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं, अथवा लिखित एवं अलिखित विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, अथवा न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, यह कहना कहाँ तक सत्य है? यह कहना कहाँ तक सत्य है? दूसरे तरीके से, अथवा क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरीके से पूछा जा सकता है, अथवा लिखिए, नोट कीजिए, अथवा किस सीमा तक न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे विधायन के विरुद्ध जाएं और घोषित करें कि अमुक विधि गैरकानूनी है। उपयुक्त विषय पर भारतवर्ष के संदर्भ में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रथा को परिभाषित कीजिए। प्रथा की जगह यहाँ क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में रूढ़ी भी आ सकता है। रूढ़ी और प्रथा एक ही होता है, तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रथा को परिभाषित कीजिए। ये कितने प्रकार की होती है? ये कितने प्रकार की होती है? किसी भी विधि मान्य प्रथा के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? किन किन बातों का होना आवश्यक है? अथवा नेक्स्ट दूसरे तरीके से हो सकता है, 7वां क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नोट कीजिए, अथवा विधि के स्रोत में रूढ़ी, ब्रैकेट में लिख लीजिए याद करने के लिए, प्रथा। रूढ़ी या प्रथा एक ही चीज़ होती है। विधि के स्रोत में रूढ़ी, ब्रैकेट में लिखिए, प्रथा का क्या स्थान है? रूढ़ी कब विधि बनती है? रूढ़ी कब विधि बनती है? रूढ़ी तथा परंपराधिकार, रूढ़ी तथा परंपराधिकार में क्या भेद है? अथवा 7वें क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अथवा नोट कीजिए, विधि के स्रोत के रूप में पूर्ण निर्णय की विवेचना कीजिए। पूर्ण निर्णय सिद्धांत के
गुण तथा दोष क्या क्या हैं, व्याख्या कीजिए। अब नोट करना है क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए, सभी ध्यान से नोट कर रहे हैं ना, करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, 15 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? विधि शास्त्र की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं? इन शाखाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन शाखाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा एग्जाम में ये अन्य तरीके से भी आ सकता है, तो नोट कीजिए। अथवा विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के अनुसार विधि शास्त्र के प्रसार क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इनमें से कौन सी शाखा सबसे अधिक प्रासंगिक है? अथवा अब दूसरे तरीके से भी आ सकता है। अथवा विधि शास्त्र, नोट कीजिए, विधि शास्त्र की प्रमुख शाखाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप किस शाखा को पसंद करते हैं? कारण दीजिए या कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कीजिए। सर हेनरी मेन ने कानून के विकास के अध्ययन में क्या योगदान दिया? मेन की हैसियत से संविदा की और सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, नोट कीजिए। अथवा विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा में सर हेनरी मेन के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एवं सैविग्नी, कहीं सैविनी भी आता है लिखा हुआ, सैविनी और सैविग्नी एक ही बात है। सैविग्नी तथा मेन के सिद्धांतों में अंतर कीजिए या अंतर बताइए। अथवा ऐतिहासिक पद्धति पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। सैविनी तथा मेन के सिद्धांतों में अंतर बताइए। सैविनी तथा मेन के सिद्धांतों में अंतर बताइए। अथवा दूसरे तरीके से लिखिए। अथवा 90 क्वेश्चन कोई, ये मैं अथवा यानी कि कई तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि कभी किसी तरीके से बता देते हैं, कभी किसी तरीके से, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमने याद नहीं किया। तो इसलिए जिस तरीके से पेपर में आ सकता है वो लिखवा रहा हूँ, तो नोट कीजिए। अथवा सैविनी के
अंतः चेतना के सिद्धांत की समीक्षात्मक आलोचना करते हुए उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक विधि क्या है? थके तो नहीं? 15 क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हैं आप, तो क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए। प्राकृतिक विधि क्या है? इसके विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय विधि शास्त्र में इसका क्या मतलब है? अथवा नेक्स्ट तरीके से लिखिए इसको, 10वें क्वेश्चन को। अथवा प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के पुनरुद्भव, ऐसे लिखना है, पुनरुद्भव। इसमें लिखने में मिस्टेक कर देता है, पुनरुद्भव पर एक निबंध लिखिए। इसकी कमियों की विवेचना कीजिए। अथवा नेक्स्ट तरीके से 10वां क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, नोट कीजिए किस तरीके से आ सकता है। अथवा प्राकृतिक विधि सिद्धांत के योगदान को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक विधि सिद्धांत के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अथवा इस तरीके से भी आ सकता है 10वां क्वेश्चन, प्राकृतिक विधि के समाहित या समाहजक, दो तरीके से आता है, समाहित या समाहजक संविदा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 11वां क्वेश्चन नोट कीजिए, 11वां लॉन्ग क्वेश्चन। डीन रास्को पाउंड के सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा नेक्स्ट तरीके से आ सकता है 11वां क्वेश्चन, अथवा डीन रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित, ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रतिपादित की जगह सामाजिक अभिनियंत्रण भी आ सकती है, इस तरह से भी आ सकता है। डीन रास्को पाउंड द्वारा सामाजिक अभिनियंत्रण के सिद्धांत, ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों चीज़ लिख लीजिए। किस तरह से लिखना है? डीन रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित, ब्रैकेट में लिखना है सामाजिक अभियंत्रण। प्रतिपादित का भी और सामाजिक अभियंत्रण का, दोनों का मतलब एक ही है। के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा 11वां क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, अथवा सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य जितना भी संभव हो सके एक समाज के सशक्त ढांचे की रचना करना है। एक समाज के सशक्त ढांचे की रचना करना है जिसका प्रमुख कार्य
जिसका प्रमुख कार्य परस्पर विरोधी हितों का सामंजस्य स्थापित करना है। डीन रास्को पाउंड के उक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, विदेश शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा यह विश्वास करती है कि विधि वह है जो न्यायालय घोषित करती है। न्यायाधीशों के व्यक्तित्व एवं उनके व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव उनके निर्णयों पर पड़ता है। उपर्युक्त कथन के प्रकाश में विदेश शास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा की विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 13 नोट कीजिए। लोकहितवाद, जनहित याचिका सुनी होगी ना। लोकहित और जनहित एक ही बात है। लोकहित भी कह सकते हैं उसको, जनहित भी कह सकते हैं। पब्लिक का जिसमें हित हो उसको लोकहित कहते हैं। लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं? नोट कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं? उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके अंतर्गत लोकहितवाद के माध्यम से उपचार प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विदेश शास्त्र उन नियमों का समूह है। जिन्हें राज्य ने मान्यता दी है। और ये न्याय प्रशासन में प्रयुक्त किए जाते हैं। विधि की इस परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 नोट कीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे कठिन परिभाषा आधिपत्य कहते हैं। कब्जा, आपने देखा हो ना, उसका कब्जा है, मालिक कोई है, कब्जा किसी का है, तो ये वो वाला कब्जा है। लेकिन कानूनी भाषा में आधिपत्य कहते हैं इसको। तो नोट कीजिए 15वां क्वेश्चन। ये दूसरे तीसरे तरीके से भी आ सकता है। तो सबसे पहला तरीका देखिए, वैधानिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे कठिन परिभाषा आधिपत्य, ब्रैकेट में लिख लेना, कब्जा की है। सबसे कठिन परिभाषा है कब्जे की, इसकी विवेचना कीजिए। अथवा ये नेक्स्ट तरीके से भी आ सकता है, अथवा आधिपत्य का प्रमुख लक्षण यह होता है कि अन्य व्यक्तियों को भौतिक शक्ति के द्वारा अलग रखा जाए। इसकी विवेचना सेविनी
के सिद्धांत के अनुसार कीजिए। इसकी विवेचना सैमिनी के सिद्धांत के अनुसार कीजिए। अथवा केवल लास्ट इस तरीके से भी आ सकता है, आधिपत्य के प्राप्त करने, आधिपत्य के प्राप्त करने एवं समाप्त करने, आधिपत्य के प्राप्त करने एवं समाप्त करने का वैधानिक परिणाम क्या है। 15 क्वेश्चन है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ आपने पूरी ईमानदारी और लगन के साथ नोट किए होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिए, देखिए एग्जाम में एलएलबी के एग्जाम में 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। तो इसलिए इनमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 में से भी 3 करने हैं। तो गाइज आपने नोट किए होंगे। तो हेलो गाइज, सबने इन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। प्रतिदिन एक एक सब्जेक्ट के, एक दिन में तो नहीं हो सकता, प्रतिदिन एक एक सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के वो नोट करेंगे। प्रतिदिन एक सब्जेक्ट एक ले लेंगे। कल को आईपीसी का लेंगे। कल का अपडेट में हम जो कल का अपडेट करेंगे, कल चर्चा करेंगे तो लॉ ऑफ क्राइम की, आईपीसी की, यानी आपराधिक विधि के लॉन्ग क्वेश्चंस नोट करेंगे। पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग अलग नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर बारी बारी से उन क्वेश्चनों के आंसर नोट करेंगे तो एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट के 5 नोटबुक आपके तैयार हो जाएंगे, नोट्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आंसर नोट करने के बाद उनको फिर बारी बारी समझेंगे और समझने से याद हो जाएगा। आप दिमाग पर ट्रेस मत लीजिए, तनाव मत लीजिए कि कैसे याद होगा। वो जिम्मेदारी मेरी है याद कराने की। बस आप समझते चलिए, वीडियो को देखते चलिए और समझते चलिए, सारे अपडेट देखते चलिए। गाइस, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपका कोई सवाल हो, कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी कोई समस्या हो वो भी लिखें। हम आपके लिए एलएलबी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वीडियो अपडेट करते रहेंगे और करते रहते हैं। प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।